चलो, तो हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। कुछ चीज़ें तो कंफर्म होती हैं जो आती है, पहले ये दिमाग में बैठा लो। बोर्ड में 110% अगर आप वही पढ़ के जाओगे तो मिल जाएगा। जैसे अभी इस चैप्टर का लास्ट पोर्शन एक गॉस लॉ मिलेगा। गॉस लॉ के एप्लीकेशंस कंफर्म एवरी ईयर के क्वेश्चन पेपर में रहते हैं। इस चैप्टर से एक न्यूमेरिकल्स भी मिलेगा आपको एग्जाम में कंफर्म। ये बहुत आसान चैप्टर है, बहुत हलवा चैप्टर है, क्योंकि पहला चैप्टर होता है तो लड़के बड़ा दम लगा के भी पढ़ते हैं और आसान भी हो जाता है। तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, समझ में आएगा धीरे धीरे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसमें सबसे पहले हम एक छोटी सी कहानी आपको सुनाएंगे, चार्ज की एक इतिहास, हिस्ट्री ऑफ चार्जेस, है ना। कोई नहीं बताता, एनसीईआरटी के पहले पेज पे दिया है, लेकिन बहुत जरूरी होता है पढ़ना। कभी हो सकता है ऑब्जेक्टिव में उससे क्वेश्चन बन जाए, तो मैं नहीं छोड़ता हूँ, मैं एवरी ईयर पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो अगर हम चलें चार्ज की हिस्ट्री की बात करें, तो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट एक पहले जिन्होंने चार्ज के बारे में कुछ बताया था तो वो थे थेल्स ऑफ माइलेटस। थेल्स ऑफ माइलेटस कब, 624 से लेके 548 बीसी। बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। ये एक ग्रीक के मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक एम्बर थ्योरी दिया था। एम्बर थ्योरी क्या होता है, देखो बस इसको स्टोरी की तरह सुनो, स्टोरी है, स्टोरी जैसा सुनो, मजा लो। और अगर याद रहेगा तो कोई बात नहीं, नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन याद रहना चाहिए पहली थ्योरी किसने दी थी, किसने क्या कहा था। अगर याद रहता तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है, बहुत अच्छी चीज़ है। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी जिसका नाम था एम्बर थ्योरी। एम्बर क्या होता है, कभी जानते हो एम्बर क्या होता है, सुना कभी? नहीं। वो लड़कियां कान में आजकल पहनती हैं, वो चमकीला चमकीला रहता, पीले रंग का, हरे रंग का, डायमंड जैसे चमकता रहता, कभी देखा है? अरे यार, कान में पहनते ना, वो कान में बाली टाइप का पहनते, उसमें वो पीले कलर का, व्हाइट कलर का, नीले कलर का ऐसा चमकता हुआ कुछ दिखता है। वो प्लास्टिक टाइप का कुछ चमकता हुआ डायमंड टाइप का, वो क्या है, एम्बर है। वो कहाँ से बना, कभी पेड़ में आप देखा होगा, कभी किसी पेड़ को आप तोड़ दो और कुछ देर बाद वहां पे एक पीले पीले कलर का जम जाता है, एक लिक्विड, देखा है कभी? वही तो है आपके पास, क्या, एम्बर। जब वो सूख जाता है तो एकदम हार्ड हो जाता है, हार्ड होने के बाद उसको पॉलिश करके नाक में का, कान में का सब बन जाता है, ऑर्नामेंट्स बनाते रहते हैं। हाँ, अलग अलग डिजाइन का कट करके, कभी अंगूठी के अंदर बना देते हैं, मोती कहते हैं, तो ये कहते हैं, तमाम चीज़ें बोलते रहते हैं। तो एम्बर थ्योरी में क्या हुआ था, इनके पीछे की कहानी बताता हूँ। तो जो थेल्स ऑफ माइलेटस थे, इनकी बीवी थी, बड़ी अच्छी थी बेचारी, सीधी सादी थी। तो वो कान में ऐसे ही झुमका पहनी हुई थी, एम्बर वाला, है ना, वो पेड़ का छाल वाला जो निकलता है एम्बर, उसका पहनी हुई थी। और फिर वो गई कहाँ, मतलब पहनी थी, तो पहनते पहनते कुछ दिन बाद, पहले तो जानते हो मिट्टी का घर होता था, जंगल झाड़ी में सब लोग रहते थे। अब वो हुआ यूं कि उनका कान वाला टप्स गंदा हो गया। तो तुम लोग आजकल के फैशन वाले क्या करते हो, फेंक देते हो, दूसरा खरीद लेते हो। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने थेल्स जी से बोला कि जाइए थोड़ा सा, और इसको, पहले ज़माने में भी वो छोटा मोटा झोपड़ी टाइप का होता था, कहीं कि जाइए वहाँ पे थोड़ा सा इसको साफ करा दीजिए, हमारा फिर से झुमका चमकने लगे। ई भाई साहब गए दिए उनको, किनको, पहले ज़माने के जो सुनार होते थे या जो भी बोल लो, साफ करने वाले, उनको दिए। वो चमकाया खूब, खटाखट 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 चमक गया। चमकने के बाद उन्होंने मिट्टी पे रखा, क्योंकि मिट्टी था पहले, तो ऐसा तो फर्श था नहीं, मिट्टी था। अब देखा, जैसे उन्होंने ऐसे ऐसे रगड़ने के बाद मिट्टी पे रखा, तो कुछ लाइट पार्टिकल्स, जो हल्के पार्टिकल्स थे, उससे चिपक गए। अब उनका दिमाग खराब, फिर पोंछ रहा है, फिर रख रहा है, फिर चिपक जा रहा है। तब उनके दिमाग में आया कि भाई ये ऐसा हो क्यों रहा है, लग रहा है इसमें भूत है, चुड़ैल है। तो उन्होंने बताया कि इसमें भूत है, चुड़ैल है, लग रहा है, देखो हम साफ तो कर दे रहे, देखो फिर चिपक जा रहा है, इसमें चुड़ैल है, इसको मत कहो अपने बीवी के कान में पहनने के लिए। तो थेल्स जी गए, उन्होंने कहा कि देखो हम साफ तो कर दिए हैं, लेकिन साफ करने के बाद इसमें ना फिर से डस्ट चपक जा रहा है, इसमें भूत है, बता रहे थे, इस वजह से तुम इसको मत पहनो, छोड़ दो, पानी में धुल करके पहन लो। ऐसा काम चला। तो मतलब एक थ्योरी दिखी कि रगड़ने उगड़ने से कुछ हो रहा है, कुछ चीजें हो रही है, क्या हो रही है, क्यों चिपक रही है।
इन्होंने बताया, लेकिन एग्जैक्ट इसके बारे में कुछ नहीं बताया था, एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं बताया था, एक अंदाजा था इनका, एक सोच थी। देखो क्या लिखा हुआ है, Amber attracts the small particles when it rubbed with silk or woolen cloth, but there is no evidence in written notes. इसका कोई एविडेंस नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ था, लोगों ने ऐसा माना कि इनके साथ ऐसी एक दुर्घटना घटी थी। ये भाई साहब इतना कुछ बताएं, बहुत मतलब पहली बार चार्ज की तरफ हाथ डालें। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, विलियम गिलबर्ट। वो कितने स्मार्ट लगते थे ना, बकायदे कान में फुलदान उलदान पहन के बैठे हुए हैं, है ना। 1544 से लेके 1603 में इन्होंने थेल्स ऑफ माइलेटस ने एम्बर नाम दिया था कि एम्बर में कुछ लाइट पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं। इन्होंने उसके नाम को चेंज करके इलेक्ट्रॉन कर दिया। इलेक्ट्रॉन की स्पेलिंग गलत नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं है जो भी आप सोच रहे हैं, ये वो इलेक्ट्रॉन है जिसको ग्रीक लैंग्वेज में इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। उन्होंने इसको एक नाम दिया क्या, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ग्रीक में इलेक्ट्रम का मतलब होता है एक, इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिक से रिलेटेड एक टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिका। तो उन्होंने क्या बताया था कि इन्होंने एक नाम दिया, बताया कि वहां पर एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन्स के बीच में फोर्स लगते हैं जिसकी वजह से वो चिपक जाता है, ऐसा कुछ कहानी इन्होंने बताया। देखो, एम्बर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन इन ग्रीक, सो द गिलबर्ट डिसाइडेड टू कॉल इट्स इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक फोर्स। उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रिक की वजह से कोई फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से वो वहां पे चिपक जाता है। लेकिन इनको भी कुछ एग्जैक्ट नहीं पता था कहानी हो क्या रहा है, इनको भी कोई जानकारी थी। उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण चिपक जा रहा है। और इन्होंने एक डिवाइस का भी आविष्कार किया था जिसको बोला गया इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप भी आ गया, आप पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, किसी भी बॉडी पे किस तरीके का चार्ज है पता लगाने का एक डिवाइस होता है, ठीक है। अभी मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट, अभी लाइव आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट करूंगा। अभी मेरे साथ जस्ट हुआ है, मैं अभी जस्ट राइट नाउ, अभी मैं क्या कर रहा था, आप लोग का टेबल पे ऐसे ना, वो मेरे पास एक कॉटन था, मैं ऐसे से इस कॉटन से इस टेबल पे ऐसे मारा हूँ। अब मारने के बाद वो गया था गेट खोलने, मुझे बड़ा तगड़ा शौक लगा था, अभी राइट नाउ। तो मैंने कहा कि अभी आपसे कराते हैं, बढ़िया चीज़ मिला अभी साथ साथ ही, ठीक है। तो दिखाऊंगा कहानी क्या है, ठीक है। तो इन्होंने एक इलेक्ट्रोस्कोप बनाया था। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस होता है जो पता लगाता है किस तरीके का चार्ज किसी बॉडी पर है या बॉडी चार्ज है कि नहीं है, सिंपल सी बात इलेक्ट्रोस्कोप बताता है। चलिए, इनकी थ्योरी आई। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था क्या, रॉबर्ट बॉयल। कब आए, 1627 से लेके 1691। अब इन्होंने बताया कि अगर दो बॉडीज को हम रब कर रहे हैं, रब करने के वजह से दो बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है, अट्रैक्शन होता है, मतलब रिपल्सन की बात नहीं किया। उन्होंने कहा कि दो बॉडी को अगर हम रब करते हैं तो उनके बीच में अट्रैक्शन होगा। किसने बताया, रॉबर्ट बॉयल ने बताया, ठीक है। इन्होंने अट्रैक्शन, आपको शायद अभी 10th में भी आपने पढ़ा था कि दो अगर सेम टाइप के चार्ज होंगे तो क्या होंगे, रिपल होंगे, रिपल होंगे ना। अपोजिट चार्ज होंगे तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट होंगे, ये तो आपको पता है। लेकिन इन्होंने भी रिपल्सन की बात नहीं कही, इन्होंने पहली बार बताई कि भाई दो बॉडी अगर रब कर रहे हैं तो हो सकता है उन दोनों के बीच में किसी तीसरे बॉडी से वो अट्रैक्ट करेगा, रिपल की बात नहीं किया था, ठीक है। आगे बढ़ो, आगे भाई साहब एक और साइंटिस्ट देखो कितने स्मार्ट थे, इनका नाम था स्टीफन ग्रे, ठीक है। स्टीफन ग्रे ने क्या कहा, ये थे 1666 से 1736 में। ही परफॉर्म मेनी एक्सपेरिमेंट एंड फाउंड दैट चार्ज कैन कंडक्ट द मटेरियल एंड चार्ज कैन ट्रांसमिटेड थ्रू वायर। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि जो चार्ज है वो वायर के थ्रू एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसफर हो रहा है। होता ही है, बैटरी में आप लगाते हो तो चार्ज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर का कहानी सबसे पहले किसने बताया था, स्टीफन ग्रे में, कि चार्ज के अंदर कंडक्शन होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है किसी वन बॉडी से दूसरे बॉडी तक। इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसी वजह से इनको बोला जाता है फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको, स्टीफन ग्रे। सोचो कभी बहुत बड़े तुम IITian हो, लेकिन तुमसे पूछ दे फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है, नहीं बता पाओगे। मैं जानता हूं क्यों नहीं बता पाओगे, कि पीस गायब है ना। तो याद हो गया, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, स्टीफन ग्रे, ठीक है। सबसे पहले चार्ज की कहानी किसने सुनाई थी, थेल्स ऑफ माइलेटस, याद रखो। बीच वालों को खा जाओ कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अभी कुछ जो इंपॉर्टेंट है उनको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, फादर ऑफ चार्ज कौन, इलेक्ट्रिसिटी कौन था, स्टीफन ग्रे, वेरी गुड।
नेक्स्ट आ गए, इनका नाम इतना खतरनाक है ना कि हम क्या बताएं, बहुत खतरनाक है। क्या नाम है, पढ़ो तो, चार्ल्स फ्रैंकोसिस डी सिस्टर रे डू फे, इतना बड़ा इनका नाम था, पूरा परिवार का नाम अपने में लिए पड़े हुए थे। ये कब से कब थे, 1698 से 1739 में। मोर और लेस ऑल द सब्सटेंस कुड बी इलेक्ट्रिफाइड बाय रबिंग। इन्होंने ये कहा था कि सभी जितने ऑब्जेक्ट है सबको अगर हम रब करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। क्या हम सबको रब करेंगे तो चार्ज होगा? अगर आप देखो, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूं, आप पेन को हेयर से रब करते हो, ये एक्सपेरिमेंट आप बचपन में देखा होगा, कुछ पीस ऑफ पेपर लाते हो तो अट्रैक्ट करता है, मगर इसी पेन को मैं इस लकड़ी पर रब करूं और पीस ऑफ पेपर के पास लाऊं तो अट्रैक्ट नहीं करता। रब तो कर रहा हूं, क्या अट्रैक्शन हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है। तो इन्होंने ये थ्योरी अभी नहीं जानते थे कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनको हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, उन्हीं को आपस में रगड़ने से चार्ज डेवलप होता है। इन्होंने कहा कि सब का सब किसी को रगड़ो, रगड़ा रगड़ी करो, चार्ज हो जाओगे, सीधी सी बात, ठीक है। और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया था, टू फ्लूइड थ्योरी के बारे में बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू फ्लूइड थ्योरी। इन्होंने बताया था कि अगर दो बॉडी को रब कर रहे हैं ना, दो बॉडी को क्या कर रहे हैं, अगर हम रब कर रहे हैं ना तो उसमें से फ्लूइड निकलता है, लिक्विड निकलता है। जिस लिक्विड के वजह से वो लिक्विड आप उसको क्या करता है, दूसरे बॉडी को क्या करता है, अपने में चिपका लेता है। यही बताया था, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी। टू फ्लूइड थ्योरी का नाम किसने दिया था, ये भी बहुत बार कंपटीशन में पूछा गया है, अच्छे अच्छे कंपटीशन में है। तो टू फ्लूइड थ्योरी नाम तो याद होगा ही नहीं, है कि नहीं, इतना खतरनाक है। अच्छा, टू फ्लूइड थ्योरी क्या था, थोड़ा ध्यान सुनते हैं। टू फ्लूइड थ्योरी का मतलब दो तरीके के फ्लूइड निकलते हैं, दो तरीके के फ्लूइड, दो फ्लूइड का अलग अलग नाम लिया गया। एक बोला गया विट्रस और दूसरा बोला गया रेजिनस। जो विट्रस निकाल रहा है उस पे चार्ज कैसा आएगा, पॉजिटिव की तरह से बिहेव करेगा, और जो रेजिनस होगा वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब अगर दो रेजिनस सामने आ गए तो क्या करेंगे, रिपल करेंगे, है ना। जैसे दो रेजिनस आ गए तो ये क्या करेंगे, दोनों एक दूसरे से रिपल करेंगे। एक विट्रस आ गया, एक रेजिनस आ गया, तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। समझ में आ रहा है? दो विट्रस आ गए तो क्या होगा, ये रिपल करेंगे। तो इन्होंने पॉजिटिव नेगेटिव नाम नहीं दिया था चार्ज का, इन्होंने क्या नाम दिया था, विट्रस एंड रेजिनस। पॉजिटिव नेगेटिव तो बहुत बाद में नाम आएगा, अभी नाम अभी नहीं आया। पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज अभी तक नाम नहीं आया। अभी तक कहां तक आया, विट्रस चार्ज और रेजिनस, ठीक है। अच्छा चलो आगे देखते हैं, बढ़ते हैं। तो टू फ्लूइड थ्योरी इन्होंने दिया, बताया कि दो तरीके के फ्लूइड निकलते हैं, उन फ्लूइड की वजह से ही एक बॉडी दूसरे बॉडी में क्या कर रहा है, रब करने के बाद अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। जैसे पानी, देखो पानी एक फ्लूइड है ना, किसी दूसरे चीज से क्या करता है, चिपक जाता है। तो उन्होंने ऐसा ही माना कि रब करने के बाद इसके अंदर कुछ फ्लूइड सिक्रेट हो रहा है जिसके वजह से अट्रैक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। आ जाओ इसके बाद, ये थे, ये सब तो छोटे मोटे साइंटिस्ट बीच बीच में आते गए। क्या नाम है, जॉन थियोफिलिस डिसोलियर्स, 1683 से 1744। ही क्लासिफाइड द मटेरियल एज अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर। मतलब अब कंडक्टर कौन सा है और इंसुलेटर कौन सा है। अभी तक तो आप पढ़ते थे ना, कंडक्टर क्या होता है, जो बस के सेकंड सीट पे बैठता है कि फर्स्ट सीट पे, जो जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करे, है ना, उसी को कंडक्टर बोलते हैं। और जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ना करे उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, ये भाई साहब ने बताया था। इनका नाम क्या था, जॉन थियोफिलिस डिसोलियर्स। बड़ा खतरनाक नाम है, याद नहीं होता कभी जिंदगी में, फिर भी याद करने का कोशिश करते हैं हम लोग। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इनकी भी एक कहानी है, काइट स्टोरी, मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा पहले। इनका नाम, पूरा नाम क्या है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। 1706 से 1790 तक इन्होंने अपनी थियरी दिया था। ही वॉज द फर्स्ट हु डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, चार्ज की पूरी कहानी पढ़ेंगे, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आप शायद 10th में भी पढ़े थे। चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ना, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म नहीं। चार्ज मतलब टोटल चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, घबराओ मत। मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की सबसे पहली बात किसने किया था बच्चों, याद रखना, बेंजामिन फ्रैंकलिन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जामिनेशन में आए हुए हैं।
कि बेंजामिन फ्रैंकलिन का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या था? पहला था, इन्होंने किसके बारे में बताया था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। दूसरा था इनका काइट एक्सपेरिमेंट। काइट एक्सपेरिमेंट क्या था? काइट एक्सपेरिमेंट तुमको समझाते हैं, सुना सुनना, कहानी है छोटी सी, ये भी कहानी है। उन्होंने देखा बिजली चमकती है ना, बिजली चमकती है, सुना है कि नहीं बिजली चमक रही है, वो देखा तो उन्होंने कहा कि बिजली चमकती है, इसके अंदर भी कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। लोग कहें कि क्योंकि बिजली किसी के ऊपर गिर जा रहा था, आदमी तुरंत मर जाता है, तो उन्होंने कहा कि पक्का इसके ऊपर कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कहीं ना कहीं प्रोड्यूस हो रहा है। तो इन्होंने क्या किया, एक पतंग लिया, पतंग तो इसमें नहीं दिख रहा है, मैं पतंग भी बना देता हूँ यहीं पर। चलो ये हो गई पतंग, ठीक है, पतंग का ये डोर हो गई। एक मेटालिक डोर लिया और पतंग को पहाड़ी पे चढ़ गए, अपने साथ 2 4 5 बच्चों को ले लिए, ये देखा जाए मजा लिया जाएगा। तो पतंग खूब ऊंचा उड़ा रहे और उस समय लाइटनिंग हो रही थी, बिजली चमक रही थी, लाइटनिंग हो रही खूब, धड़ाधड़ धड़ाधड़। बच्चों से कहेंगे तुम धागा पकड़ो, धागा नहीं था, वो क्या था? मेटालिक कंडक्टर था, पतला सा, ठीक है, तार मान लो, ठीक है, उड़ा रहा था। और बीच में इन्होंने क्या बांधा था? एक चाबी बांधा था। क्या बांधा था? चाबी। अब ये जो पूरी मेटालिक थी, मेटालिक थी, मेटालिक थी, मेटालिक थी, इसके बाद कुछ दूर तक धागा था, ये जो बच्चों पकड़े थे, ठीक है, यहां तक मेटालिक और यहां पे क्या है? धागा। अब इन्होंने इस जमीन पर नंगे पांव खड़े हो गए और इस चाबी को छुआ नहीं, इस चाबी के पास हाथ ऐसे लगाए और देखा क्या कि यहां पर एक स्पार्क प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब स्पार्क, लाइटनिंग जब इस वायर पे गिरा था तो लाइटनिंग कहां आएगा? जब गिरता है तो कहां आता है? धरती तक आना चाहता है, ठीक है, जब लाइटनिंग होती है तो कहां पहुंचना चाहता है? अर्थ तक। इसी वजह से लाइटनिंग जब भी हो, अभी हम लोग आगे इसको भी पढ़ेंगे, बताएंगे आपको, जब भी लाइटनिंग हो तो हमको बड़े पेड़ के नीचे नहीं खड़े होने चाहिए। क्यों? क्योंकि लाइटनिंग अपनी सबसे आसान रास्ता खोजता है धरती तक आने का। तो सबसे आसान रास्ता बड़ा पेड़ मिल गया, उसी के सहारे चलाएगा ताड़ा। अब पकड़ के ऐसे खड़े रहोगे तुम, कहानी खत्म हो जाओगे। बड़े बड़े बिल्डिंग को सबसे पहले टारगेट करता है, बड़े बड़े बिल्डिंग तुरंत धराशायी हो जाएंगे, लेकिन देखा होगा हर बड़े बड़े बिल्डिंग पे एक रॉड लगा होता है, उसको बोलते हैं लाइटनिंग रॉड, एक मेटालिक रॉड लगा होता है, दिखाऊंगा अभी कैसा होता है, डोंट वरी, ठीक है। तो ये क्या हुआ, तो लाइटनिंग यहाँ पे जैसे इस वायर पे पड़ी और लाइटनिंग मतलब ये चार्ज जो हुआ फ्लो करने लगा। फ्लो करने के बाद वो कहाँ आना चाहेगा? अर्थ तक। अब अर्थ तक आएगा कैसे? क्योंकि यहाँ तो धागा है। तो ये भाई साहब क्या किए, चाबी ऐसे था और चाबी के पास ऐसे हाथ ऐसे ऐसे कर रहे थे, टच नहीं कर रहे हैं, दूर से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या देखा कि यहाँ एक स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है, चार्ज इसके रास्ते कहाँ आ रहा है? हमारे बॉडी से होते हुए कहाँ जा रहा है? अर्थ तक जा रहा है। तो ये इनकी एक्सपेरिमेंट बहुत तगड़ा फेमस हुआ, जिनको काइट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना गया, बेंजामिन फ्रैंकलिन का, ठीक है। इन्होंने लाइटनिंग रॉड का भी आविष्कार किया। लाइटनिंग रॉड क्या होता है, मैंने आपको बताया था, सुनिए। लाइटनिंग रॉड होता है, जैसे बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखोगे ना बेटा, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के ऊपर एक ऐसा मेटालिक रॉड लगा दिया जाता है, ऐसे ऐसे, और बगल से ला करके इसको कहाँ कर दिया जाता है? जमीन में से कर दिया जाता है, अर्थिंग कर दिया जाता है। क्यों किया जाता है बताओ? क्योंकि जब भी लाइटनिंग हो तो डायरेक्ट इस बिल्डिंग पे ना गिरे, कहाँ चला जाए? इस रॉड के थ्रू कहाँ होते हुए आ जाए? अर्थ में आ जाए, हमारा बिल्डिंग को कोई नुकसान ना हो। जब बिजली चमकती है तो कहा जाता है छाता लेकर के बाहर नहीं निकलना चाहिए। क्यों? छाता तो थोड़ा ऊंचा तक हो जाएगा, उसमें जो रॉड लगी होती है वो मेटालिक होती है और हैंडल भी मेटालिक होती है, और आप इसकी हाइट और बढ़ा दिए, अपनी हाइट और बढ़ा लिए यहां तक, अब तो लाइटनिंग और आसान रास्ता मिल गया। यहीं पे हो सकता है यहां से गुजरने वाली थी, आप बीच में छाता भिड़ा दिए, यहां से होते हुए कहां आ जाएगी? नीचे। इसी वजह से जब भी लाइटनिंग हो तो छाता नहीं लेना चाहिए। अब कभी खेत हो तो फंस गए तो क्या करना चाहिए? दौड़ के नहीं भागना चाहिए, कुड़ुक बंद करके एकदम ऐसे, तो मतलब पैर हाथ से कुड़ करके बैठ जाओ, जितना छोटा हो सकते हो, अपने आप को एकदम सिकुड़ के बैठ जाओ, ठीक है। ये सब चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे, आगे देखेंगे, ठीक है। तो लाइटनिंग रॉड का भी कहानी किसने बताया था? किसने बताया था? हाँ, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। इन्होंने बताया था एक इंपॉर्टेंट चीज। कभी आपने मोटर देखा है?
मोटर खोला है, डीसी मोटर 10th में पढ़ा है, उसमें देखा होगा इस तरीके से कार्बन ब्रश लगते थे, याद है क्या किसी को? कार्बन ब्रश याद है? ये स्प्लिट रिंग ऐसे होता था, याद करो, यहाँ कार्बन ब्रश लगे होते थे। ये ब्रशेस बहुत पतले होते थे। मैं बता देता हूँ, अभी मोटर में आपको खुला हुआ दिखा दूंगा, टेंशन ना ले। मोटर खुला हुआ दिखा देंगे, पंखा खोल के दिखा देंगे, पंखे के अंदर भी होता है। ये पतले होते हैं, क्यों होते हैं सर? क्योंकि जितना एरिया कम होगा वहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, बहुत देर बाद। सिग्मा इक्वल टू होता है Q बाई ए। सिग्मा बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर एरिया कम रहा तो वहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो मैं एक बोलूं, एक पेन ले लूं और एक इतना बड़ा सा एक डब्बा ले लूं, किससे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, जल्दी से बताओ? पेन से। क्यों? क्योंकि यहाँ एरिया कम है तो यहाँ से चार्ज फटाफट फटाफट निकलेगा। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम लोग फिजिक्स में बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। कहा गया भाई? कोरोना डिस्चार्ज, स्प्रेडिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। जैसे बोलूं, आपसे क्वेश्चन पूछूं, ये बताओ, एक ऐसा है और दूसरा ऐसा है, दोनों चार्ज बॉडी है, हम ये भी चार्ज बॉडी है। अब मैं पूछूं, मैं ये पॉइंट टच करा रहा हूं, इधर ये पॉइंट टच करा रहा हूं, किधर से चार्ज ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, पहले वाले से या दूसरे वाले से? पहले वाले से। क्यों होगा? क्योंकि एरिया कम है तो वहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा। इसी को बोलते हैं कोरोना डिस्चार्ज। तो कोरोना डिस्चार्ज के बारे में भी सबसे पहले भाई साहब ने ही बताया था। ये एक आपके ऊपर देखा होगा, तो सिलेबस में नहीं है, वेन डी ग्राफ जनरेटर। ठीक है, ऊपर एक आपके पास लगा ना वेन डी ग्राफ जनरेटर का पोस्टर, इस पे भी देखा होगा ये ब्रशेस लगे हुए हैं, पॉइंट 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 करके, दिख रहा है? दिख रहा है ब्रशेस? ये देखो यहाँ से HTB के ऊपर ब्रशेस लगे हुए हैं, तो वहां पे पॉइंट पॉइंट है। क्यों पॉइंट पॉइंट है? क्योंकि वहां से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज्यादा होगा। तो चूंकि अब सिलेबस में नहीं है वेन डी ग्राफ जनरेटर, आप लोग भी मत पढ़िएगा, बहुत पहले से निकला हुआ है, पुराने वाले किताब में होगा, नए वाले किताब में नहीं होगा वैसे भी। ठीक है, तो कोरोना डिस्चार्ज के बारे में भी किसने बताया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था। अच्छा जी, आगे बढ़े, चलो एक और आगे भाई साहब, ये तो बड़े फेमस इंसान है, इनके बारे में तो आप सब लोग जानते होंगे, माइकल फैराडे। नाम सुना है? कौन थे? माइकल फैराडे। शायद अभी आगे भी पढ़ेंगे, भी तो हम लोग बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, हिस्ट्री ऑफ चार्ज बता रहा हूँ, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग। इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? 10th में पढ़ा था आप लोगों ने, किसी को याद है? नहीं सर, नहीं ना? अरे अच्छा, कभी सुना है कि सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 3.5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 2.25 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 2.5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो? ऐसा नहीं ना सुना है? सुना होगा 1 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हो। मतलब इलेक्ट्रॉन जो चार्ज होते हैं, चार्ज नेवर बी रिटन इन फ्रैक्शनल फॉर्म, इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे भी। ठीक है, तो इसके बारे में किसने बताया था? माइकल फैराडे। अभी सिर्फ इतना ही नहीं बताया था भाई, अभी इन्होंने बहुत कुछ बताया था। इन्होंने बताया था कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड से वापस हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, 10th याद है कुछ थोड़ा थोड़ा? हाँ, तो अभी याद आएगा, कुछ नहीं याद है कोई बात नहीं, भूल गए, बहुत अच्छी बात है। तो इनका रोल अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर देखें तो इन्होंने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में बताया था। ठीक है, और इन्होंने डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज के बारे में बात किया था। डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज का अलग अलग नेचर होता है, अलग सेम चार्ज रिपल करते हैं, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे नेचर के बारे में भी माइकल फैराडे जी ने बताया था। आगे बढ़ो, अब देखो अलेक्जेंड्रो वोल्टा। वोल्टमीटर, वोल्टमीटर, वोल्टेज, वोल्टेज, नाम सुना है क्या? वो यही भाई साहब ने बताया था। इन्होंने क्या बताया था? He was the first to show the charge could maintained in continuous motion through a closed path। अगर कोई क्लोज पाथ है तो चार्ज भाई साहब क्या करेंगे? मोशन में आ जाएंगे, यहाँ से चलते लगेंगे, ऐसे से घूमने लगेंगे, मतलब एक पोटेंशियल सेट करेगा। ठीक है, तो किसने बताया था? अलेक्जेंड्रो वोल्टा जी ने बताया था। वो कितना स्मार्ट लगता था बंदा।
देख रहे हो कॉलर। लेकिन एक चीज है, कोई साइंटिस्ट अभी तक हमने देखा है जिनके कॉलर झुका हो, सब कॉलर टाइट करके चलते थे। हम लोग को मना किया जाता है कॉलर नीचे करके चलो। वाह भाई वाह, ये ईमानदार आदमी है। ये आगे कौन है? रॉबर्ट एंड्रयू मिल्कन। ये भाई साहब इनका एक एक्सपेरिमेंट था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इस सिलेबस में पहले हम लोग जब पढ़ते थे ना सीबीएसई में तो था, अब तो मान लो निकल गया है। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया था। ही वॉज द फर्स्ट टू शो द चार्ज कुड बी मेंटेन इन कंटिन्यूअस। अच्छा सॉरी, ये तो उनका है, क्या नाम है, ये नहीं है, ये किसका था? वोल्टा जी का था। इनका ये है ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मेजरिंग द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज हैं इन्होंने मेजर करके बताया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नाम सुना है? पढ़ा ना केमिस्ट्री में कि अगर किसी मेटल सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकल करके बाहर आता है। इसके बारे में किसने बताया था? इन्होंने बताया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में इन्होंने बताया था। और ये भाई साहब क्या पाए थे? नोबेल प्राइज पाए थे। अभी बहुत देर बाद कोई पाया, अरे तो कोई प्राइज नहीं पाए थे बेचारे। कब पाए थे? 1923। आइंस्टीन भी पाए हैं, ऐसा नहीं। अभी आइंस्टीन चूंकि इस फील्ड में नहीं काम किए थे तो आइंस्टीन का नाम नहीं ले रहे हैं। आइंस्टीन जी भी पाए थे, ठीक है। तो आइंस्टीन जी किसी दूसरे फील्ड में थे, तो जब उनके फील्ड की बात करेंगे तब बताएंगे वो कहाँ पर उनको मिला था। इनको किसके लिए मिला था? ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के लिए इनको मिला था। तो ये इतने छोटे मोटे साइंटिस्ट लोग थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था चार्ज के बारे में। और इनके बाद अल्टीमेटली एक साइंटिस्ट आएंगे जिनका नाम होगा क्या? क्या होगा? कूलम्स। इतने लोगों के बाद आए कूलम। और सीबीएसई कहेगा कि आप यहीं से कूलम लॉ पढ़ो। आगे कहानी छोटा सा सुना देगा, कहेगा यहां से पढ़ो। तो चार्ज आया कैसे? धीरे 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 बढ़ते गया, किसी को कुछ नहीं पता था आइडिया, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचे। ठीक, अब देखो, इससे पहले मैं बताता हूं, कूलम से भी पहले कुछ छोटी सी कहानी है जिसको बोला जाता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? जब किसी दो बॉडी को मैं रब करता हूं तो दोनों बॉडी चार्ज हो जाते हैं। सर रब करने से चार्ज कैसे हो रहा है? पूछो पहले, तब बताएंगे। पूछो सर रब करने से चार्ज कैसे हो रहा है? पूछो पूछो भाई, सर रब करने से चार्ज कैसा हो रहा है? अरे रब से तो सभी चार्ज होंगे, जब वो चाहेंगे वो हो जाएगा। देखो बेटा होता क्या है, सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सा फंडा है। केमिस्ट्री भी आप शायद आपने पढ़ा होगा। अगर जो बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा वो कैसा चार्ज आएगा? जल्दी बताओ उसके ऊपर। अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और अगर कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। यही होगा ना? इसका मतलब रब करने पे कुछ ऐसा ही कुछ हो रहा है। जैसे मैंने इस पेन को रब किया अपने हेयर पर, तो हो सकता है इस पेन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इस हेयर पे नेगेटिव चार्ज आ जाए। इसका मतलब चार्ज हुआ कब? इसका मतलब यहां का इलेक्ट्रॉन, अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन क्या किया होगा? लूज किया होगा। और अगर इस पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब ये क्या किया होगा? इलेक्ट्रॉन को गेन किया होगा। इस तरीके से दोनों बॉडी क्या हो गए? चार्ज हो गए। इसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। तो व्हाट इज फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी? इट इज द इलेक्ट्रिसिटी डेवलप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू रबिंग। ठीक है, इसमें बोर्ड एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, वो है, मैं यहां लिख देता हूं, किस बॉडी पे कैसा चार्ज आएगा। और अच्छा, एक इसमें चलने से पहले हम और कुछ बात कर लें। चार्ज क्या होता है बताओ कोई? इतना कुछ पढ़ लिए, चार्ज क्या होता है? अभी तक आपको चार्ज कहां तक दिखाई दिया? चार्ज कोई बच्चा वीडियो आप लोग बता सकते हो चार्ज क्या होता है? मास होता है। चलो ठीक है, मान लिया चार्ज के पास मास होता है, ठीक है। और कुछ? क्या होता है? दिख रहा है क्या चार्ज? अगर मास हो रहा है तो मुझे दिखना चाहिए। मैं अगर कहूं कि मास हो रहा है तो मुझे दिखना चाहिए, लेकिन इतना नेग्लिजिबल मास होता है कि मुझे दिखाई नहीं देगा। मैं अभी बताऊंगा अभी ऐसा क्यों।
तो कोई बच्चा बताएगा चार्ज क्या होता है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है आंतरिक, अंदर से एक प्रॉपर्टी होती है जिसके जरिए वो किसी दूसरे बॉडी पर आइदर अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाता है। ठीक है, ये अगर इसके पास अंदरूनी एक ऐसी शक्ति है, कब शक्ति आएगा? जब ये चार्ज होगा ना। मैंने इसको रब किया तो इसके पास एक शक्ति आ गई और इसके अंदर आ गई शक्ति। अब इसके अंदर शक्ति आ गई तो ये क्या काम कर सकता है? दो ही काम कर सकता है। अगर कोई अपोजिट चार्ज मिलेगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, और सेम चार्ज मिलेगा तो उसको क्या करेगा? रिपल करेगा। तो व्हाट इज चार्ज? इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट्री पार्टिकल्स ड्यू टू विच इट एक्सर्ट either a force of attraction or force of repulsion. सिंपल सी बात बोलो, it is the intrinsic property of matter due to which it exerts either a force of attraction or repulsion. याद हो गया? अच्छा, चलो याद हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं बात करूं किसको रगड़ने से क्या आएगा। याद रखना, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, सब लिखवाऊंगा, टेंशन नहीं लेने की जरूरत। ठीक है, पहले समझ लो, लिखवाऊंगा सब। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को हम किससे रब करेंगे? सिल्क क्लॉथ से। तो ग्लास रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और सिल्क क्लॉथ पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, किसको किससे रब किया गया? ये बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ग्लास को किससे रब किया गया? सिल्क से। तो ग्लास पे कैसा चार्ज? पॉजिटिव। सिल्क पे कैसा चार्ज? नेगेटिव। चलो पॉइंट नंबर 2 चलते हैं। जब हम कैट स्किन और इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड देखा है? कुछ तो देखे नहीं हो, कहोगे नहीं, अब बताएंगे तो कहोगे हाँ 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 हाँ। बस उसको फिजिक्स के भाषा में इबोनाइट बोल रहे तो कह रहे तुम। मम्मी कुकर पे खाना बनाती हैं, कुकर का हैंडल देखा है? वो किस चीज का होता है? उसको इबोनाइट बोलते हैं। ओ यस सर, ठीक है। इबोनाइट रॉड को अगर कैट स्किन के साथ रब करते हैं तो इबोनाइट रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। कैट स्किन पे पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लूँ, पहला ही वाले केस को ले लो, चलो ये वाला ग्लास रॉड को। तो बताओ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज हुआ या गेन हुआ? लूज हुआ, क्योंकि लूज होगा तभी इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे क्या हुआ? गेन हुआ, गेन हुआ तभी उसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा चलो शादी में कभी गए हो तुम लोग? अब हम लोग शादी में चलते हैं। कौन सी शादी में चलते हैं? शादी नंबर 3 में चलते हैं। ठीक है, वुलन कारपेट, और रबर शूज। ये क्या लगता है आपको? शादी में कारपेट बिछाया जाता है फैशन के लिए कि अच्छा लगेगा देखने के लिए, उसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन है भाई साहब। क्या है? रबर का शूज, जूता पहन के चलोगे और वुलन कारपेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। पैर आराम से उस पर रहेगा, सड़कों को नहीं चिपका रहेगा, चलते रहोगा आराम से। अच्छा, दुलावा गिरे ना समझ में आया? यही वजह से वो कारपेट लगा होता है। कहानी समझ में आई? तीसरी कहानी, अच्छा इन 3, अच्छा चौथा भी एक देख लो, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। वुलन कोट और इधर आ जाओ, वुलन कोट को एम्बर रॉड के साथ रब कर लो। एम्बर रॉड, अब सर ये एम्बर रॉड कैसा होता है? सर ये भी एक रेजिनियस होता है, रेजिन जैसा होता है। रेजिन मतलब समझ रहे हो ना, वो जो एम्बर थ्योरी, क्या पता है? वो पेड़ का जो वो निकलता है, वो क्या रबड़ वो निकलता है ना, रबड़ जो सूख करके एम्बर बन जाता है, वही एम्बर का रॉड ले लो और उसको वुलन कोट पे रब करोगे तो वुलन कोट पे कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। और एम्बर रॉड पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। बात समझ में आ गई? इन 4 में से कोई एक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, इन 4 में से कोई एक जरूर 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 से आता है। बात क्लियर हो गई? यस नो? चलो फटाक से हम लोग थोड़ा सा एक लाइन लिख लें कि कल ही लिखा जाएगा? कल से? चलो ठीक है, तब कल से लिखा जाएगा। तो छोटी सी कहानी थी, कहानी याद रखना लोग। कहानी याद रहा तो बहुत अच्छी बात है, शेयर कर देंगे वीडियो, देख लेना लोग। चलो फिर मिलते हैं कल। स्टे होम एंड स्टे सेफ।
सेम टाइम सेम चैनल पर।